लाहौर के पुराने और नीम खस्ता महल्ले की एक खामोश गिल्ली के आखिरी कोने में वो 2 मंजिला घर खड़ा था जो कभी जिंदगी से भरपूर हुआ करता था। पुराने तर्ज की जालीदार खिड़कियां, जंग आलूद लोहे का गेट और खजूर के दरख्त के नीचे पड़ी हुई पुरानी कुर्सी जैसे खुद भी वक्त के थप्पड़ों से थक चुकी थी। इस घर के मकीन सलीम खान, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, उम्र 70 के करीब, लेकिन दिल से अभी भी बचपन के ख्वाब संभाले हुए। वो हर सुबह सफ़ेद कारता और शलवार पहनकर सहन में बैठते और अखबार के साथ चाय पीते। अखबार में क्या लिखा होता ये तो बस वो देखने का बहाना था, असल में वो घर के बदलते रवैयों को पढ़ा करते थे। सलीम के 2 बेटे थे। नदीम, बड़ा बेटा, अपने बीवी बच्चों के साथ उन्हीं के घर में रहता था। तालीम अधूरी, काम कोई नहीं मगर शिकायतों का अंबार। दूसरा बेटा रिजवान खलीज में मुलाजमत करता था, वक्त पर पैसे भेजता मगर कई साल से वतन वापस नहीं आया था। बेटी आयशा तलाक याफ्ता, बाप की छत तले एक बार फिर पना गुज़ीन, दिन रात घर के काम करती और सलीम के आराम का ख्याल रखती, मगर घर के बाकी अफराद को ये सब कुछ एक बोझ लगता था। अब्बा जी, कब तक हम इस घर में सबका खर्चा उठाते रहेंगे? नदीम का लहजा तल्ख था। वो रात का खाना खाते हुए यकदम फट पड़ा। खर्चा तुम कहाँ से उठा रहे हो नदीम? आयशा की आवाज़ में दबी हुई चोट थी। बाहर जाके तुम क्या करते हो ये सब जानते हैं। नदीम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। खबरदार जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। मैं मर्द हूँ, मुझ पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचा करो। मर्द? शहनाज, नदीम की बीवी, ताली बजाकर बोली, ये घर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बनाया है। आयशा यहाँ किया कर रही है? तलाक हो गई तो बाप के सर पर आन पड़ी। सलीम ने लरसते हाथों से चाय का कप मेज़ पर रखा। शहनाज, वो मेरी बेटी है, मेरे जीते जी वो ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो फिर हमें जाना होगा अब्बा जी। नदीम धाला, यहाँ हम रहेंगे। आइए बेटी जो बोझ बन गई है। वो लम्हा कमरे में यख बस्ता खामोशी बनकर छा गया। बाहर सहन में लटका पंखा, जिसकी पुरानी सी आवाज़ आम दिनों में किसी को सुनाई ना देती थी, अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो भी इस तलखी को महसूस कर रहा हो। रात गए सलीम अपनी छोटी मेज़ पर बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। उनमें उनकी जायदाद की तफसीलात थीं और एक पुरानी वसीयत जिसमें लिखा था, मेरी जायदाद मेरे दोनों बेटों और बेटी में बराबर तकसीम की जाएगी। उन्हें एहसास था कि अब वक्त ज़्यादा नहीं और उनके बाद ये घर एक मैदान जंग बन जाएगा, मगर वो मजबूर थे। एक तरफ बेटे की लालच, दूसरी तरफ बेटी की मजबूरी, और दरमियान में वो खुद अकेला, बेबस और थका हुआ। दरवाज़ा बजा। आयशा अंदर आई। अब्बा जी, दवाई खा ली? सलीम ने इस बात में सर हिलाया। बेटी, कल एक काम है, मुझे किसी वकील के पास ले जाना। वसीयत? हाँ, शायद इस बार कुछ और वाज़े करना पड़ेगा। अगली सुबह नदीम को पता चला कि सलीम किसी वकील के पास जा रहे हैं। इसने शहनाज से मशवरा किया और वो दोनों रात को ही फैसला कर चुके थे कि अगर सलीम ने आयशा के नाम कुछ भी किया तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी रात जब सलीम अपने कमरे में आराम कर रहे थे, नदीम चुपके से दाखिल हुआ। अब्बा जी, एक बात करनी है। हूँ, कहो। मैं चाहता हूँ कि घर मेरे नाम कर दे। रिजवान बाहर है, आयशा का कोई मुस्तकबिल नहीं, बाकी ज़िंदगी में आपकी खिदमत करूँगा। सलीम ने आंखें बंद कर ले। खिदमत तो बेटी कर रही है, तुम तो सिर्फ मुतालिबा कर रहे हो। नदीम का चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से से कमरे से निकला और दरवाजे के पीछे खड़ी शहनाज को देखकर बोला, ये बूढ़ा अब सीधे बात नहीं मानेगा, कुछ करना पड़ेगा। रात गहरी होती गई। घर की दीवारों पर खामोशी और बोझ छा गया। सलीम को नींद नहीं आई। उन्हें याद आया जब नदीम पैदा हुआ था, उन्होंने कितने ख्वाब देखे थे। ये मेरा सहारा होगा, ये मेरा वारिस होगा, मगर वारिस तो शायद हिर्स का पुजारी बन गया था और सहारा अब बेटी बन चुकी थी। लाहौर की वही पुरानी गिल्ली, वही खामोश दर ओ दीवार, लेकिन अब घर के अंदर एक नापाक खामोशी गूंज रही थी। सलीम खान को अपने ही बेटे के इरादों की बो आ चुकी थी, लेकिन वो बाप थे और बाप आखिर दम तक औलाद के हक में ही सोचता है। सुबह जब वो बेदार हुए तो सहन में रिजवान खड़ा था, उनका छोटा बेटा जो 7 साल बाद अचानक दुबई से वापस आया था। सलीम की आंखों में नमी तीर गई। बेटा, तुम आ गए? जी अब्बा, नदीम भाई के रवैये की खबरें सुनकर आया हूँ। आप फिक्र ना करें, अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा। नदीम, जो अंदर बैठा था, रिजवान को देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गया।
मगर अगले ही पिल इसने खुद को संभाल लिया। वाह वाह, बड़े मियाँ ने फ़ोन करके छोटे बेटे को बुला लिया। अच्छा है, सब बंदोबस्त कर लो, घर का बंटवारा भी और जायदाद भी। रिजवान खामोशी से नदीम के सामने बैठा। भाई, अब्बा जी के होते हुए विरासत की बात शर्मनाक है। वो जिंदा हैं और ये घर उनकी अमानत है। नदीम हंसा। तो तुम भी अब्बा जी के वकील बनने आए हो? शहनाज, जो पास ही बैठी थी, बोली, काश सलीम साहिब जल्दी कोई फैसला कर ले। हमें तो लगता है ये सब मिलकर हमें घर से निकालना चाहते हैं। सलीम ने जहरखंद मुस्कराहट के साथ रिजवान की तरफ देखा। देखा बेटा, ये घर अब मोहब्बत का नहीं, साजिश का मरकज़ बन चुका है। 2 दिन बाद सलीम खान रिजवान और आयशा के हमरा एक पुराने वकील के दफ्तर पहुंचे। वकील उनका पुराना जानने वाला था, जिसने पहले भी उनके लिए कानूनी कागजात तैयार किए थे। सलीम ने ठोस लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि अब की वसीयत में ये वाज़े हो कि मेरा घर 3 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा, और कोई जाली कागज़ अगर कल को सामने आए तो वो रद्द हो। वकील ने इस बात में सर हिलाया। ये वसीयत गवाहों के साथ रजिस्टर्ड होगी। सलीम साहिब फिक्र ना करे, लेकिन वो फिक्र अब घर की 4 दीवारी में पलती साजिशों से बड़ी नहीं थी। नदीम, जिसे वकील के पास जाने की खबर मिल चुकी थी, इस दिन रात को एक जाली दस्तावेज तैयार कराने चला गया। शहर के एक बदनाम ज़माना टाइपराइटर ने सिर्फ चंद हजार रुपए के इवज़ एक वसीयतनामा बना दिया, जिसमें घर का पूरा हक नदीम के नाम मुंतकिल किया गया था। अगले दिन नदीम ये कागज़ लेकर सलीम के सामने पहुंचा। अब्बा जी, ये कागज़ देख ले, ये बैंक का नया फार्म है, पेंशन से मुताल्लिक है, बस एक दस्तखत चाहिए। सलीम ने नज़र का चश्मा लगाकर कागज़ पर नज़र दौड़ाई, मगर नज़र कमज़ोर थी और यकीन अपनी औलाद पर। उन्होंने खामोशी से दस्तखत कर दिए और ये दस्तखत उनके हक़ मलकियत का जनाजा बन गए। चंद दिन बाद सलीम को बुखार होने लगा। भूख ना लगती, जिस्म थका थका रहता, आँखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। आयशा ने डॉक्टरों को दिखाया, मगर रिपोर्ट नॉर्मल आती। अब्बा जी, आपकी तबीयत क्यों नहीं संभल रही? सलीम ने हल्की मुस्कराहट से कहा, बेटी शायद रूह थक गई है, बाकी जिस्म तो बस सांसों के सहारे चल रहा है। एक रात जब सब सो चुके थे, सलीम का जिस्म ठंडा होने लगा। आयशा पानी लेने गई तो देखा कि अब्बा जी का रंग नीला हो चुका था। वो चीखी, रिजवान, अब्बा जी, कुछ हो रहा है। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई, अस्पताल पहुंचाया गया, मगर देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मौत को हार्ट फेल करार दिया, मगर रिजवान को शक हुआ। इसने फौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और पोस्टमार्टम करवाने की दरखास्त दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 दिन बाद आई। इसमें वाज़े था कि सलीम खान के जिस्म में सलो पॉइज़निंग, आहिस्ता असर करने वाला जहर की अलामात मौजूद थी, जो मुसलसल 2 हफ्ते तक चाय खाने में दिया गया। पुलिस ने घर पर छापा मारा और किचन में रखे चाय के डब्बे और दूध की बोतलों का तज्जिया किया। दूध में एक ख़ास जहरीला मादा पाया गया, जिसे आम आदमी नहीं पहचान सकता था। तहकीकात के दौरान मुलाजिमा ने इंकिशाफ किया कि बेगम साहिबा शहनाज अक्सर रात को खुद दूध तैयार करती थीं और किसी को किचन में नहीं आने देती थीं। नदीम और शहनाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अदालत में जाली कागजात, जहर की रिपोर्ट और मुलाजिमा की गवाही के बाद दोनों पर कल्न अमद का मुकदमा चला। अदालत ने फैसला सुनाते वक्त कहा, बाप की मुखलसी को औलाद ने धोखा दिया, लालच ने रिश्तों का खून किया और एक मासूम बेटी को बाप का साया छीन कर जायदाद का हक भी छीनना चाहा, मगर कानून ने इंसाफ दिया। नदीम और शहनाज को उम्र कैद की सज़ा मिली। रिजवान और आयशा ने बाद अज़ा वही घर बीच कर महल्ले में एक फलाही क्लिनिक कायम किया। क्लिनिक के गेट पर एक तख्ती लगी, सलीम खान फ्री क्लिनिक, जो सबको जीने का हक दे। जायदाद के बगैर कोट लखपत जेल की ऊंची दीवारों के पीछे वो दुनिया थी जहां ना रिश्ता बचता है, ना इज्जत। यहाँ हर दरवाज़ा लोहे का था और हर दिल जंजीरों में बंद। नदीम, जो कभी अपने घर में छाती तान कर चलता था, अब कैदी नंबर 524 बन चुका था। शहनाज, जिसकी आंखों में कभी गुरूर और ज़ुबान पर जहर था, अब दिन रात रोती थी। कैदियों की कतार में अपनी प्लेट लिए खड़ी होती, लेकिन अक्सर वो खाने को देखती भी ना थी। पहले चंद दिन नदीम को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जेल में है। ये सब रिजवान का किया धुरा है। आयशा ने अब्बा जी का दिमाग ख़राब किया था, मगर वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता इसके हवासों पर सच की चोट मारनी शुरू की। एक रात जब वो कैदियों के वार्ड में ज़मीन पर पड़े बोसीदा कंबल में लेटा था,
तो सामने एक छोटा सा कागज पड़ा देखा। किसी ने पेंसिल से दीवार पर लिखा था, सच को दफन करने वाले आखिरकार खुद दफन हो जाते हैं। नदीम ने पहली बार दिल से ये अल्फाज पढ़े। सलीम खान का चेहरा याद आ गया, वो लम्हा जब उन्होंने कहा था, बेटा अगर मैंने सब कुछ ना दिया तो क्या इज्जत भी छीन ली जाती है। नदीम का सीना भारी हो गया। वो उठा और खामोशी से कोने में जाकर बैठ गया। अब चीखने, इल्ज़ाम देने और तकरार का वक्त नहीं था। अब पछतावे की जेल शुरू हो चुकी थी। आयशा अब तन्हा नहीं थी, रिजवान इसके साथ था, और सलीम खान के बिछड़ने के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि वो जिंदगी को बिखरने नहीं देंगे। सलीम की जायदाद को कानूनी तौर पर तकसीम किया गया, लेकिन रिजवान ने अपने हिस्से से इनकार करते हुए कहा, बाप के साए में जिसने खिदमत की वही वारिस है। आयशा ने वो रकम एक फलाही क्लिनिक में लगाई जिसका नाम रखा गया सलीम खान फ्री क्लिनिक। ये वही क्लिनिक था जहां हर मरीज को इज्जत, दवा और मुस्कराहट मुफ्त में मिलती थी। महल्ले के लोग हैरान थे कि एक तलाक याफ्ता औरत जो कभी ससुराल वालों की गालियों का निशाना थी, आज खुद एक खिदमतगार बन चुकी है। 6 महीने गुजर चुके थे। नदीम को अब जेल की हुआ भी मानूस लगने लगी थी। एक दिन इसे एक खत मिला। खत पर कोई नाम नहीं था, बस एक सादा सी तहरीर थी। नदीम भाई, अब्बा जी की कब्र पर फूल रखने गई थी और मैंने महसूस किया कि आपकी आंखें वहां मौजूद थीं। शायद अब आप बदल चुके हों, शायद नहीं, लेकिन अगर कभी सच में मुआफ़ी मांगना चाहें तो क्लिनिक आकर किसी मरीज़ की खिदमत कीजिएगा। वही अब्बा जी का असल वारिस होगा। आयशा। नदीम ने ख़त को कई बार पढ़ा और पहली बार बेआवाज़ रोया। आँखों से आंसू गिर रहे थे मगर लब खामोश थे, जैसे वो अब्बा जी की कब्र के सामने खड़ा हो और हाथ जोड़कर सिर्फ एक जुमला कह रहा हो, अब्बा मुझे मुआफ़ कर दीं। जेल में इस्लाही प्रोग्राम के तहत रिजवान की मदद से नदीम को सोशल वर्क के लिए चुना गया, इस शर्त पर कि वो अपनी सज़ा के दौरान कैदियों के तिब्बी मुआयने में रज़ाकाराना मदद करेगा। ये वो लम्हा था जहां नदीम को पहली बार देना सिखाया गया। जिस हाथ ने कभी जाली कागजात पर दस्तखत करवाए थे, अब वही हाथ दूसरों को दवा दे रहा था। जिस ज़ुबान से कभी बाप की बेइज्जती की गई थी, वही ज़ुबान अब कह रही थी, अल्लाह शिफा दे भाई। 2 साल बाद अच्छी रवैये की बना पर नदीम की सज़ा में कमी हुई। रिहाई के बाद वो सीधा क्लिनिक गया, मगर दरवाजे पर रुक गया। आयशा अंदर मरीजों के बीच मसरूफ़ थी। नदीम आहिस्ता से चलता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा और एक बेंच पर बैठ गया। आयशा ने जब इसे देखा तो एक लम्हे के लिए चेहरा सख्त हुआ। फिर वो आहिस्ता से बोली, अगर अब्बा जी जिंदा होते तो क्या कहते? नदीम ने सर झुका दिया। कहते, बेटा देर कर दी मगर लूट तो आए। आयशा की आंखें भीग गई। कल से सफाई का काम तुम्हारा है। नदीम ने चौंक कर देखा। मैं दवा बांट सकता हूँ? नहीं, अभी तुम्हें सफाई करनी है, अंदर से भी और बाहर से भी। लाहौर की शामें अब बदल चुकी थीं। वही पुरानी गिल्ली, वही 2 मंजिला घर, लेकिन इस पर अब नई सफ़ेदी का रंग था, जैसे माजी के ज़ख्मों पर मरहम लगा दिया गया हो। सलीम खान का बनाया हुआ क्लिनिक अब महज एक इमारत नहीं रहा था, वो महल्ले की उम्मीद बन चुका था। दर व दीवार पर आवेज़ा छोटे पोस्टर्स, दवा बांधते रज़ाकार, बच्चों की लाइन और सबसे बढ़कर आयशा का चेहरा, जो अब किसी दुख की गवाही नहीं बल्कि सब्र और इस्तिकामत की रोशनी बन चुका था। सफाई का काम करते करते नदीम को 1 साल हो चुका था। रोज़ सुबह आकर फर्श धोना, गंदगी उठाना और कचरे को तरतीब से ठिकाने लगाना, ये सब कभी इसके वहम व गुमान में भी नहीं था। मगर अब वो खुश था। पहले जहां वो गुरूर में अब्बा जी की बात काट दिया करता था, अब हर बुजुर्ग मरीज के जूते अपने हाथ से सीधे करता था। जहां कभी वो दौलत के पीछे भागता था, अब एक बच्चे की मुस्कराहट इसकी कमाई बन चुकी थी। आयशा ने वक्त के साथ नदीम को दवा बांटने की इजाज़त भी दे दी थी, मगर अब नदीम ने खुद कहा, नहीं बहन, अभी मुझे ज़मीन से जड़ कर जीना है, तभी तो समझ पाओगा कि अब्बा जी की जुड़ें कितनी गहरी थीं। महल्ले में जब रिजवान की बीवी का इंतकाल हुआ तो एक बार फिर जिंदगी ने पलटा खाया। 2 छोटे बच्चे जिन्हें माँ की कमी शिद्दत से महसूस होती थी, अब आयशा की आगोश को तरसते थे। रिजवान और आयशा ने कई महीने खामोशी से सिर्फ क्लिनिक और घर की जिम्मेदारियां बांटें, लेकिन एक दिन महल्ले की बुजुर्ग खातून ने आकर सीधा सवाल कर दिया, बेटी अगर खुदा ने तुम्हें इज्जत लूटा दी है तो अब घर क्यों अकेला है? आयशा ने नज़रें झुकाएं। दिल की दीवारें बरसों से बंद थीं,
लेकिन शायद अब वक्त था कि एक नई खिड़की खोली जाए। अदनान और आयशा का निकाह सादगी से क्लिनिक के लान में हुआ, वहीं जहां सलीम खान कभी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते थे। निकाह के वक्त जब मौलवी साहिब ने पूछा, वली कौन है, नदीम आगे बढ़ा और पहली बार पूरे यकीन के साथ बोला, मैं हूँ। इस दिन क्लिनिक में सिर्फ निकाह नहीं हुआ, बल्कि सलीम खान के ख्वाब ने हकीकत का लिबास पहना। आयशा ने क्लिनिक को फाउंडेशन की शक्ल दे दी और शहर भर के तलबा को रज़ाकाराना खिदमत के लिए मदऊ किया। अदनान ने अपने ब्रोन मुकरवाबित से फंड्स इकट्ठे किए और क्लिनिक में एक छोटा डायलिसिस यूनिट कायम किया। नदीम, जिसने ज़िंदगी में पहली बार कुर्बानी दी, अब दूसरों के चेहरों पर ज़िंदगी लौटाने का वसीला बन चुका था। वो रोज़ सुबह सलीम खान की कब्र पर जाकर दुआ करता और कहता, अब्बा जी, मैं अब वारिस नहीं, खादिम हूँ, लेकिन शायद यही असल वारिसी है। एक दिन क्लिनिक के बाहर दो छोटे बच्चे, रिजवान के बेटे, खेल रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, चाचू नदीम, दादा अबू कैसे थे? नदीम ने मुस्करा कर जवाब दिया, वो हमारे जैसे ना थे। वो देने वाले थे, हम लेने वाले। मगर जब हमने देना सीखा, तब हमें उनकी कुर्बत नसीब हुई। बच्चे खामोश हो गए और आसमान की तरफ देखने लगे। नदीम ने आसमान की तरफ देखकर दिल में कहा, अब्बा जी, आप देख रहे हैं ना, आपका बेटा अब कभी वसीयत का धोखा नहीं देगा। अब वो खुद वसीयत बन गया है, खिदमत की, सच्चाई की और मोहब्बत की।